नमस्कार, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की बातचीत में हमारा जो मुख्य विषय रहेगा कि भारतवर्ष में अनऑर्गेनाइज तरीके से जो पिग फार्मिंग चल रही है, उसको ऑर्गेनाइज तरीका कौन सा सही तरीका है कि अनऑर्गेनाइज तरीके से पैसा कमाया जाए, या ऑर्गेनाइज तरीके से कौन सा एथिकल है और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, और जो नए लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं उनको कैसे डाइवर्ट किया जाए कि वो शुरुआत ही एक व्यवस्थित तरीके से करें। मेरे साथ हैं हमारे पार्टनर मेजर दीपक संधू। नमस्कार जी। नमस्कार। संधू जी, हमारे भारत में मोस्टली जो पिग फार्मिंग है वो ऐसा होता है कि किसी एक्स फार्म से पिगलेट्स उठा लिए, फिर भाई मेरा यूनिवर्सिटी में संपर्क है, मेरा उस फला कैंटीन में संपर्क है, वहां से मैं वेस्टेज लाता हूँ, पिगलेट्स को बड़ा कर देता हूँ, पिगलेट्स बेच देता हूँ, लाता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, बेच देता हूँ। ये फुल्ली अनऑर्गेनाइज है, तो इसको ऑर्गेनाइज करने का क्या सही तरीका है, और जो नए लोग हैं वो इस क्षेत्र में आए तो वो किस तरीके से सीधा एक कमर्शियल पिग फार्मिंग में जा सकते हैं? इसमें जैसे आपने बताया अभी, लेट्स डिफाइन अनऑर्गेनाइज जैसे आपने किया ना। इट इज बंदा जा रहा है, पिगलेट्स लेके आ रहा है, एक 100% डिपेंड है वो। हाँ, और वो बड़ा कर रहा है उसको, चाहे वो कैसी फीड खिलाए, चाहे उसको वेस्टेज पे पाले, चाहे उसको फीड पे पाले। फिर एक सर्टन वेट जब उसका हो जाता है तो फिर वो उसको बेच देता है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है आपका स्टॉक आपको मिलेगा कि नहीं, और कितने टाइम तक मिलेगा, और आपको हर बार कैसा स्टॉक मिलेगा। हाँ, ये भी दिक्कत आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जगह से मिलता भी नहीं है। हाँ, एक जगह से मिलता भी नहीं है। आज क्या है, आज आपको अच्छा स्टॉक मिल गया, लेट्स से आपने 30 पिगलेट्स उठा लिए, दे आर वेरी गुड ब्रीड, यू नो द बेस्ट ब्रीड जो अवेलेबल है, आपने ले ली। आपने उसको 6 महीने में या 5 महीने में उसको बड़ा कर दिया, ठीक है, फिर आपने बेच दिया। अब जब नेक्स्ट बार जाएंगे ना, वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा आपके लिए, ये यहाँ दिक्कत आती है, और ये शॉर्टकट बन जाता है। संधू जी, रिसेंटली हमारे जो महाराष्ट्र में ट्रेनिंग सेशन चल रही है, तो महाराष्ट्र के जो हमारे बहुत सारे फार्मर भाई हमारे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर चलन ये है कि वहाँ पर लोग पिगलेट्स खरीदते हैं और उनको बड़ा करके बेचते हैं। कि जब वो लोग पिगलेट्स खरीदते हैं वो 100% पिगलेट्स पर निर्भर होते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग वो लोग नहीं करवाते हैं, वेस्ट पर ब्रीडिंग होती भी नहीं है। तो होता यह है कि 10 आपसे उठा लिए, 10 उनसे उठा लिए, 10 उनसे उठा लिए, 20 इनसे उठा लिए, 100 पिगलेट्स खरीदे। अब वो 5 फार्मों से, अलग अलग फार्मों से आए हैं, पता नहीं कौन सा पिगलेट कौन सी बीमारी लेकर आ जाए, जिसके चलते बहुत लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उनकी सारा फाइनेंस खत्म हो जाता है, पैसा खत्म, लोग रोड पर आ जाते हैं। क्या सही मेथड है, क्या सही तरीका है इसमें? अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपका कंट्रोल फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश आपके हाथ में होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है, ये चलो एनिमल फार्मिंग की बात कर रहे हैं हम, एनी प्रोडक्ट, अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी देखेंगे तो वो इन्वेस्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। मीन्स जैसे अगर एज एन एग्जांपल मैं आपको दूं, कॉर्नफ्लेक्स बनाने वाली कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? वो फार्म से लेकर और पैकेट तक सारा कुछ अपना इन्वेस्टमेंट उनका होता है, और उनका कंट्रोल होता है उस चीज पे। हाउएवर जब आप ऐसे करते हैं जैसे आपने बताया भी, किसी फार्म पे गए, 5-10 पिगलेट्स उठा लिए, दूसरे पे 5-10 उठा लिए, फॉर शॉर्ट टर्म ये चलेगा, ठीक है ना, 1 साल 2 साल 3 साल, उससे ज्यादा नहीं चलेगा ये। कहीं ना कहीं वो टूट जाते हाँ, हैं। वो टूटेगा, क्योंकि आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आपका ना तो क्वालिटी पे कंट्रोल है, भी आपके पिगलेट्स की क्वालिटी क्या है, फिर बीमारियों पे कोई कंट्रोल नहीं है आपका, फिर उनकी मदर ने क्या फीड खाई है, या वो स्वस्थ है या नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। किस कंडीशंस में रह रहे हैं और क्या खा रहे हैं, वो उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप तो एक एज अ जुआ खेल रहे हो। हाँ, ठीक है भगवान ना? भरोसे। हाँ, भगवान भरोसे भी आप लाए, अच्छा रहा तो अच्छे बिकेंगे, नहीं तो फिर आप क्लीन स्लेट हो जाएगी आपकी। होता ये है संधू जी कि पिग फार्मिंग में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपका जो ब्रीडिंग स्टॉक है, उस ब्रीडिंग स्टॉक को आप प्रॉपर तरीके से आप पालते हैं, तभी तो आपके स्वस्थ बच्चे आते हैं। और हो ये रहा है कि
लोग ब्रीडिंग स्टॉक को सही तरीके ब्रीडिंग करवाना ही नहीं आ रहा है लोगों को। उनको ये पता है कि मैंने बच्चे लाए, इनको मैंने भोजन डाल दिया, ये बड़े हो गए, मैंने बेच दिया। पिग फार्मिंग का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि आपको पशु पैदा करवाना आना चाहिए, क्योंकि आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। हम लोग यही सिखाते हैं कि आपके फार्म पर जिस दिन पिग्स आ गए उसके बाद में कभी कोई पशु आपके फार्म पर एंटर नहीं होगा। करेक्ट, दिस इज द करेक्ट वे। सही, अगर आपने लॉन्ग टर्म खेलना है तो, लंबा रेस का घोड़ा बनना है तो यही आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। इसमें क्या है, जो स्टॉक आपके पास आया उसको आपने छटनी करी, उसमें से फिल्ट्रेशन करना फिल्ट्रेशन करो, जो अच्छी साउज है उनको रखो। मैक्सिमम आपके फार्म पे क्या आएगा, बोर होगा, बिल्कुल वो चेंज होगा। बिल्कुल, हाँ, तो वन ऑड एनिमल आ रहा है जा रहा है, 2 4 5 बोर आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी आप प्रॉपर क्वारंटीन करके अगर लेके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको उसमें। हाउएवर ये लंबा तरीका तो यही है, यही तरीका है अगर आप उस चीज को कंट्रोल कर पाए तो। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं कि मुझे 6 7 8 महीने में प्रॉफिट आ जाए, उसके बाद में चाहे उसकी लंका लग जाए, वो नहीं सोच रहा है। बट आजकल के युवा हैं जो अधेड़ उम्र के हैं, 50 60 70 साल के हैं, उनकी एक अलग सोच थी। बट आजकल के जो युवा हैं वो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि भाई हमारा ये पुश्तैनी काम है, पिछले 100 सालों से कर रहे हैं, 150 सालों से कर रहे हैं, 50 सालों से कर रहे हैं, हम तो जानते हैं पिग फार्मिंग के बारे में। नहीं, पिग फार्मिंग साइंटिफिक मेथड बहुत जुदा है। देखो, आप सुअर को जानते हो, उसको आप खाना खिलाकर बड़ा कर रहे हो और थोड़ा आप उसको हैंडल करते हो, ये पिग फार्मिंग स्किल नहीं है। आपको मेडिकेशन आना चाहिए, आपको ग्रोथ कैसे मेंटेन करना है वो आना चाहिए, आपका फॉर्मुलेशन मेंटेन करना आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएं वो आपको आना चाहिए, और आपको फाइनल ब्रीडिंग आना चाहिए। लोगों को ब्रीडिंग ही नहीं आता है। इससे ना कुछ लोग डरते भी हैं, आई फील, क्योंकि कभी किया नहीं होता। हाँ, तो उनको पहले लगता है भी ये बच्चे पैदा करवाएंगे, कैसे करेंगे हम इसको, बिकॉज एक तो नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो वही, अगेन इट कम्स डाउन टू द सेम थिंग। अगर कोई भी बिजनेस करना है आपने तो यू नीड नॉलेज अबाउट इट, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस और फर्दर स्टडी इस चीज में आपको माहिर बना देता है। तो पिग फार्मिंग इन द लॉन्ग रन, जैसे वो वीडियोस में दिखाते हैं आपको करोड़ों कमाओ, अगर आपने वो करना है तो आपको इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, खुद उतरना पड़ेगा। हाँ, और एंड टू एंड समझना पड़ेगा आपको, फ्रॉम द मेकिंग ऑफ पिगलेट्स, क्रॉसिंग ऑफ बोर एंड साउ, गेटिंग पिगलेट्स, राइट टिल द एंड। जब तक वो पिगलेट को आप फुल वेट करके उसको एक पैकेट में डाल के नहीं बेचेंगे, तब तक वो जो आपको वीडियोस में दिखता है ना करोड़ों कमाओ, वो नहीं आने वाला। तो समवेयर या तो आप इसको ब्रेक करके ले लीजिए, भी छोटा फार्म शुरू करो, मैं अपने पिगलेट्स या अपने प्रोडक्शन खुद करूंगा, एंड टेक इट टिल द एंड, भी मैं 100 किलो करके बेच दूंगा। और एज एंड व्हेन आपके पास पैसा बनता है, देन इन्वेस्ट इन अदर वेज ऑफ सेलिंग योर पिग्स, ठीक है ना। वही द एंड गेम ये है, अगर आप वैल्यू एडिशन करके बेच सकते हो, ये एक वर्ड आता है बहुत, वैल्यू एडिशन, भी हाउ डू यू, आपके पास मीट है, आप उसको क्या चीज डाल रहे हैं उसमें जिससे उसकी वैल्यू बढ़ रही है। बिल्कुल। और वैल्यू बढ़ाने का तरीका यही है भी आप उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के बेचो। जैसे बेकन अलग जा रहा है आपका, कट्स अलग तरीके से आप डाल के बेच रहे हो, रिब्स अलग से जा रहे हैं, फिर जाके एक्चुअल वो सो कॉल्ड मिलियंस जो आपको दिखता है यूट्यूब पे, फिर आप कर पाएंगे इस चीज को। एक्चुअल जो ऑलरेडी पिग फार्मर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं, जो खासतौर 50 60 साल उम्र के लोग हैं, उनको ऐसा भी लगता है यार मैं पिछले 50 सालों से पिग को पालता हूँ, अगर मैं सीखने जाऊंगा तो मेरे ईगो हर्ट हो जाएगा। ये एक्चुअल होता है। फिर मैं पिग के बारे में क्या सीखूंगा, मुझे तो पता है, मैं तो बचपन से करता आ रहा हूँ। बट जो लोग जो पिग फार्मिंग को जानते हैं या पिग फार्मिंग को एक अलग क्षेत्र को जानते हैं, मेरा आपसे गुजारिश है कि प्रशिक्षण लें आप। प्रशिक्षण लेने में कोई शर्म नहीं है, सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपना कदम बढ़ाएंगे प्रशिक्षण की तरफ तो आपके
आमदनी में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। संधू जी, पहला विषय था कि लोगों को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट करने का पहला तरीका है कि उनको ब्रीडिंग आना चाहिए। दूसरा तरीका है कि फीड लोगों को देना भारी लगता है, वो उनको सब कैलकुलेशन पता है कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट इतने रुपए में बिकेगा। जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पर 200 रुपए रेट चल रहा है आज का, और आप उसको 270 किलो फीड खिलाते हो एक पशु को 100 किलो होने में, तो कितना आपका 11,000 रुपए खर्चा आ जाएगा, 11,500 रुपए खर्चा आएगा सब चीजें मिलाकर। फिर भी आपको 7-8-9,000 रुपए बच रहा है, और कितने टाइम में? 7 महीने में। और आप कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? उसके बावजूद भी नहीं, मुझे 2-3 रुपए किलो वाला वेस्टेज डालना है। तो ये चीजें भावनाओं में बहकर वो लोग मतलब कि खुद को फोर्स नहीं कर पाते हैं फीड की तरफ। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने डाइवर्ट होते देखा है, जिन्होंने 30-40 मादाओं से फार्म स्टार्ट कर लिया, 3-4-5 महीने उन्होंने रेगुलर फीड खिलाया, 5 महीने तक उन्होंने रेगुलर फीड खिलाया, फिर उनका मन में पाप आ गया कि नहीं यार, मेरा डेली का इतने किलो फीड जा रहा है, क्यों ना मैं कोई ऑल्टरनेट दूं, क्यों ना मैं वो करूं, क्यों ना मैं राइस की क्वांटिटी बढ़ा दूं, क्यों ना मैं वो चीज सोया जो है वो उसको कम करके कुछ और डाल दूं। फिर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है, फिर वहां पर उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। नहीं, इसमें देखो व्हाट हैपेंस इज लालच। हाँ, जब ये ह्यूमन नेचर है। वैसे तो अगर आपको एक साइंटिफिक तरीका पता है और वो कामयाब है, ठीक है ना। सेकेंडली, जो वेस्ट वाला सिस्टम मैं पर्सनली समझता हूँ, इट इज नॉट दैट इट इज बैड, मगर लोग उसको सही तरीके से कर नहीं पाते, ये दिक्कत है, ठीक है ना। और वेस्टेज हर जगह हर बंदे को नहीं मिलता, ठीक है। सही है। सेकेंडली, उनका ले आते हैं, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं भी आपका एनिमल बीमार होगा, ठीक है ना। इतना होता ही है। हाँ, इतना ज्यादा आपका टाइम उस जगह पे लगता है ना, ट्राइंग टू कंट्रोल दैट आउटब्रेक, बीमार ना हो जाए, ठीक है ना। आपका इतना एफर्ट टाइम लगता है ना, आप वो चीज काउंट नहीं करते हो, ठीक है। इट इज मच मोर इजियर भी आप उसको फीड पे रखें और इस चिंता से दूर रहें भी वो जल्दी बीमार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फीड लेके आए, अगर वो खराब फीड आ गई आपके, खराब मीन सॉरी वेस्ट लेके आए, अगर वो बासा आ गया या खराब आ गया, मीन्स अगर वो स्पॉइल्ड है और आपने दे दिया, आपके सारे पिग बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग। हाँ, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आप वेस्ट लेके आए और अगर आपने उसको पहले स्टीम नहीं किया कीटाणु मारने के लिए, तो भी खराब है। सो इट कंपाउंड्स द इशू। इंडिया में नहीं, ठीक है ना। और 99.9% कोई उसको स्टीम नहीं करता है। ये डिटॉल पे लिखा होता है 99। हाँ, वो सीधा फीड लाएंगे, उसको एक जगह पे रखेंगे और वहीं से उठा के खिला देंगे, ठीक है ना। और आपने जो बात बोली कि बासी, तो संधू जी होता ये है कि 2-3 दिन 4 दिन पुराना ही जो है आएगा वो आपके पास, ऐसा ही होता है। प्लस एक और चीज है इसमें, आपका कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी, हाँ, ये बहुत फर्क डालती है इस चीज में। अगर जैसे मेरे को पता चल गया भी एक्स फार्म वेस्ट पे पाल रहा है पिग्स, तो साइकोलॉजिकली मेरे को ये लगता नहीं यार वो पिग नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है ना। मेरे को फीड वाला चाहिए, क्योंकि वो मेरे दिमाग में अच्छा दिखता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो देयर, यू शुड कीप दिस इन माइंड। प्लस इफ यू कीप इट ऑन फीड, देखो आप कितना फीड खिला रहे हो उनको 100 किलो करने में। जैसे आपने बोला 270 किलोज खिला दोगे, कितने रुपए का हो जाएगा वो? 10,000 का हो गया, ठीक है ना। तो बट ये देखो ना, आपको प्रैक्टिकली वो उतना पैसा ही छोड़ के जा रहा है, और सिक्योर पैसा, आपकी जो रात को नींद आ जाए ना, वो पैसा आपके काम का है। सबसे कम टेंशन आपको तभी होगी अगर आप फीड पे रखा है भी, वो बीमार नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, बीमारी स्प्रेड नहीं होगी। प्लस आपका कंट्रोल उसके ऊपर बहुत ज्यादा है ना। आज आप, मेरे को पता है 50 बैग फीड आए हैं, आई कैन कैलकुलेट मेरे इतने एनिमल्स हैं, इतने दिन ये फीड मेरे को लास्ट करेगा। वेस्टेज आपका आया, आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना डालना है? टुडे समझो इस बात को, टुडे यू गेट लेट्स से कार्बोहाइड्रेट वेस्ट ज्यादा, चपाती का वेस्ट आपको ज्यादा मिल गया,
और कल को आपको चपाती मिली नहीं, ठीक है ना, आपको और कोई चीज मिल गई, तो हाउ डू यू कैलकुलेट भी उसको कितना खिलाना है आपने? उसको तो अगर साइंटिफिकली कर रहे हो, इफ यू वांट प्रॉपर बिजनेस एंड यू वांट लॉन्ग टर्म बिजनेस, देन दीज थिंग्स हैव टू बी कैलकुलेटेड। एवरी डे अगर उसका एक्स अमाउंट ऑफ फीड है तो उसको एक्स अमाउंट ही जाना चाहिए। यू कांट वेरी इट, यू नो, आज x-1 दे रहा हूँ, कल x+1 दे रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसका वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो बैलेंस बिगड़ेगा, आपका कैलकुलेशन बिगड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, तो ये चीजें आती हैं इसमें। संधू जी, ऐसा होता है कि जब आप किसी भी भोजन को दे रहे हैं, चाहे वो फीड है, चाहे वो वेस्टेज है, या कोई और ऑप्शन है, बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि हम क्या नेपियर ग्रास दे सकते हो, सर्वाइवल के लिए आप दे सकते हो, बट आप उसको ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो खाकर पशु बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, वो कम ही होगा। कोरोना में ऐसा हुआ था कि इवन दुनिया के बहुत बड़े बड़े फार्म्स ने नेपियर ग्रास देना स्टार्ट किया था ताकि पशुओं को एटलीस्ट सरवाइव करवा सके। संधू जी, लोग कंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने देखा है कि क्योंकि ज्यादातर इंडिया में गर्मियां ज्यादा रहती हैं, तो पशु हाँफ रहा है और पानी चिलचिलाता हुआ गर्म आ रहा है पशु के पास। अब उसकी पानी पीने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है, उबलता हुआ पानी पी रहा है वो। Correct. क्या ग्रोथ ले लेगा वो? Exactly. तो सही ट्रेनिंग ना होना उस चीज का ये ड्रॉबैक है कि लोग कंस्ट्रक्शन ही अपना सही तरीके से नहीं करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये एकदम सही बात है आपकी। एक तो इफ यू वांट टू मेक गुड मनी, जैसे कहते हैं ना, हमने पैसे कमाने हैं, तो आपका सिस्टम सही होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंडली, रूल ऑफ द थंब मैं आपको बताता हूँ। थंब रूल ये है भी, अगर आपका जानवर, अगर आप उस जगह पे खड़े होके कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, तो आपका जानवर भी कंफर्टेबल है। और अगर आपका जानवर कंफर्टेबल है तो वो खुश है। अगर वो खुश है तो आपकी 99% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। वेट गेन भी जल्दी करेगा, बीमारी भी कम आएगी, सब कुछ सही चलेगा। अगर आप खुद खड़ा नहीं हो पा रहे हैं उस जगह पे, या आप वो पानी पी नहीं पा रहे हैं, ऐसा होता है। मैं तो आपको इंटरप्ट करूंगा संधू जी। मैंने उनका पानी पी कर देखा और मैं उसको अपनी जुबान पर रोक नहीं पा रहा हूँ पानी को। पशु बेचारे मजबूरी में पी रहे हैं। Exactly. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि पानी का तापमान समय के अनुसार सही रखें। अब उसमें क्या प्रबंध करें, सुअर बेचारा क्या कर लेगा, वो तो आपने उसको मैनेजमेंट करना है कि आप उसके लिए कौन सा पानी, किस तापमान का पानी। अच्छा, एक्सट्रीम ठंड 3-4 डिग्री की, और बच्चों को बहुत ज्यादा ठंडा पानी आ रहा है, बच्चे निमोनिया होगा बच्चों को, बच्चों को बुखार होगा, बच्चे मर जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजों पर किसान लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते, क्योंकि इसका कारण ये है कि उनको जानकारी नहीं है। प्लस दे आर, जो परंपरागत सिस्टम है ना, वो फॉलो कर रहे हैं। भी पहले छोटे छप्पर में 4-5 रख लेते थे, काम चल जाता था। बट जब आपका फार्म साइज बड़ा हो जाता है तो ये छोटी चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। एंड अगर आप सही ध्यान नहीं देंगे तो डायरेक्ट लॉस आपका होगा। संधू जी, जो आपने बोला कि छोटे स्केल पर, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हो भी रहा है कि 5-6 पिग्स रख लिए, वो कमाई का मुख्य सोर्स नहीं है। आज जो पिग फार्म बन रहे हैं वो भाई आपका कमाई का मुख्य सोर्स होने वाला है। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन ये है कि आप अगर पिग फार्मिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, या तो आप एक ऑलरेडी पिग फार्मर हैं और आपने अपनी नॉलेज में इंप्रूवमेंट करना है, आज की जो साइंटिफिक पिग फार्मिंग है उसको सीखना है, या फिर आपने यूट्यूब पर कहीं से जानकारी ली है पिग फार्मिंग की, तो प्लीज आप पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग जरूर लीजिए। इसके कई माध्यम हो सकते हैं। आप अपने अगल बगल में कहीं पर कोई ट्रेनिंग सेंटर है, सरकारी संस्थान है, अन्यथा आप हमारे संस्थान से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे संस्थान में ट्रेनिंग के दोनों मोड उपलब्ध हैं, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। तो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग हर महीने कहीं ना कहीं और पूरे भारतवर्ष में ऑफलाइन ट्रेनिंग चलते रहते हैं। और अगर आने जाने में आप असहज हैं, या फिर आपको समय नहीं, आप नौकरी पेशे वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, तो अभी रिसेंटली हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हमने उपलब्ध करवाया है। तो आप अपने फोन पर, अपने घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अभी तक
ये जो ट्रेनिंग है ये हिंदी भाषा में उपलब्ध था। बाकी इसके बारे में विस्तार रूप से संधू जी आपको बताएंगे इंग्लिश ट्रेनिंग के बारे में। So, in this English training capsule, we have covered most of the topics what you will need to know as a starter or as a beginner into pig farming. Everything from medicine, from selection of pigs, your selection of housing, direction of housing, your feed, most of the topics which we have talked about in the podcast, or some topics we've not even talked about in the podcast, all these subjects have been covered in detail. They will it will be a starting step for you if you go through all of them, and I'm sure it will give you enough knowledge to at least get into this business of pig farming as a person who knows something about it, and thereafter you can always build upon this knowledge. But you require this basic knowledge. We even talk about the business model. Everything has been covered, whatever we felt that we did not know when we started this business. So I hope you people will subscribe for this, and during this thing we let you know how to get in touch with us. Thank you. सो जैसा कि संधू जी ने बताया कि हमारी ट्रेनिंग इंग्लिश भाषा में भी उपलब्ध होगी यथासंभव जितना हो सके उतना जल्दी, और हिंदी भाषा में हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन उपलब्ध है। आप इन ट्रेनिंग के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। स्वास्तिक पिग फार्म एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और अगर आप आपके पास एप्पल फ़ोन है या iOS है तो आप क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें ये कोड अगर आप डालते हैं तो आप स्वास्तिक पिग फार्म की एप्लीकेशन में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। शुभकामनाएं आपको। आशा करते हैं आपको ये हमारी बातचीत अच्छी लगी होगी, और ऐसी हमारी पॉडकास्ट आगे भी निरंतर हम जारी रखेंगे। आभार, अभिनंदन।